हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉल एजुकेशन सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को यहाँ कवर करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट से आपको जो है क्विक रिवीजन या आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले पढ़ के आप ज़रूर जाइएगा इस सेट को। और इन सेट के अलावा आपको कई सेट मिलने वाले हैं। ये आपका पहला सेट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। The limit state approach, spacing of main reinforcement control primarily, collapse, deflection, cracking and durability। देखिए, स्पेसिंग अगर हमारी मेन रेनफोर्समेंट की ज़्यादा रहती है तो अफेक्ट तो हमारा पूरा बीम ही करता है। कोलैप्स भी हो सकता है, डिफ्लेक्शंस भी उसमें प्रोवाइड हो सकती हैं, क्रैकिंग भी डेवलप हो सकती हैं और ड्यूरेबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी। तो अफेक्ट तो हम चारों फैक्टर होते हैं। बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आपका है द कोड फॉर विंड लोड एंड अर्थ क्यूक लोड इज, जो याद होना चाहिए आपको, विंड लोड के लिए और अर्थ क्यूक लोड के लिए आपको जो कोड यूज़ करना है वो यूज़ करते हैं आई एस 875 1984। ठीक है, ये आई एस कोड यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि आई एस 456 क्या है, जैसे कि हमने बताया कि आई एस 456 2000 जो यूज़ किया जाता है वो क्या क्यों यूज़ किया जाता है, आरसीसी के लिए या प्लेन कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं आई एस 1893, तो 1893 जो यूज़ किया जाता है वो अर्थ क्यूब रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। और आई एस 875 जैसा कि हमने आपको बताया है कि विंड लोड और अर्थ क्यूब लोड के लिए यूज़ करते हैं। और आई एस 432, याद रखिए सारे कोड पूछे जाते हैं। आई एस 432 जो कोड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है बेसिकली स्टील को डील करता है। इसमें स्टील, जैसे आपने पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें होता है तो स्टील को ही इसमें डील किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉर द कैंटिलीवर बीम द स्पेन टू डेप्थ रेशियो। देखिए, स्पेन टू डेप्थ रेशियो की बात की गई है तो ये बेसिकली किसको डील करता है, डिफ्लेक्शन को। ठीक है, किसको, डिफ्लेक्शन को। तो आपको बता दें कि स्पेस अपॉन डेप्थ का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट बीम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कैंटिलीवर बीम के लिए करें बात, तो कैंटिलीवर बीम के लिए स्पेन अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेन अपॉन डेप्थ की जो रेशियो होता है वो 7 होना चाहिए, नॉट मोर देन 7। ओके, 7 से कम ही होना चाहिए। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो अंडर द लिमिट रहेगा। ठीक है, एक्सेप्टेबल डिफ्लेक्शन कहलाता है वो। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए जो हम स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो यूज़ करेंगे वो नॉट मोर देन 20 होना चाहिए। और अगर कंटिन्यूसली बीम के लिए करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं, कंटिन्यूसली बीम के लिए नॉट मोर देन 26। ठीक है, ये तीनों डेटा आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिजाइन ऑफ, हाँ 104, द डिजाइन ऑफ आरसीसी सेक्शन ऑफ ओवर रेनफोर्समेंट इज अनडिजायरेबल बिकॉज, अनडिजायरेबल क्यों हो जाएगा, इट अंडरगोज हाई स्ट्रेन, इट फेल्स सडनली, इट कंज्यूम मोर कॉन्क्रीट, इट कंज्यूम मोर स्टील। देखिए, ओवर रेनफोर्समेंट की अगर बात करें तो ओवर रेनफोर्समेंट जो बीम होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे बीम जिसमें हमारी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर कंक्रीट पहुंच जाती है। क्या बोला हमने कि जो कंक्रीट है वो पहले, किससे पहले, स्टील से पहले मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाती है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जिससे कि हमारा जो कंक्रीट है वो पहले फेल हो जाता है। और कंक्रीट जब पहले फेल होगा तो आपको ब्रिटल फेल्योर देगा। ब्रिटल फेल्योर देने का मतलब ये हो गया कि वो सडनली ब्रेक हो जाएगा और कोई भी इंडिकेशन नहीं देगा। दैट मीन सडनली क्रेक हो जाएगा। तो आपका वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको पूछा जाए कि अंडर रेनफोर्समेंट की अगर बात की जाए तो अंडर रेनफोर्समेंट जो होता है उसमें स्टील पहले फेल होती है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। तो स्टील पहले फेल होगी, दैट मीन हमें डक्टाइल फेलवर देगा। और डक्टाइल फेलवर का मतलब हो गया आपको इंडिकेशंस प्रोवाइड करेगा। तो आपका अंडर रेनफोर्समेंट बीम सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 105, द वैल्यू ऑफ क्रीप ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एंड इंक्रीज द फर्स्ट ऑफ 28 डेज एंड देन डिक्रीज। देखिए,
क्रीप होता क्या है, पहले आपको क्रीप को समझना होगा। क्रीप क्या होता है? क्रीप वो होता है जो कहते हैं कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशंस होता है विद द कांस्टेंट लोड और विद टाइम। ओके, तो क्या होता है? क्रीप जो होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है अंडर द स्ट्रेस विद विद टाइम। टाइम के साथ में आपका जो है क्रीप कम होता है, तो कहते हैं डिक्रीज विद टाइम। देखिए, क्रीप की वैल्यू पूछी गई, इसका मतलब कॉफिशिएंट ऑफ क्रीप की बात करते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ क्रीप की जो एक कुछ वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, तो कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, वो ये वैल्यूज़ याद रखनी है आपको। 7 डेज़ के लिए आपकी जो वैल्यूज़ होती है कितनी होती है आपको? 2.2। ये क्या होता है? क्रीप कॉफिशिएंट की वैल्यू होती है। फॉर 28 डेज़ के लिए जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो 1.6, एंड फॉर 1 ईयर के लिए जो वैल्यू यूज़ करेंगे 1.1 यूज़ करेंगे। ओके, तो ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो क्रीप से रिकॉर्डिंग, तो क्रीप क्या होता है? क्रीप इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है अंडर द स्ट्रेस विद टाइम, ठीक है। और टाइम के साथ क्या करता है? क्रीप डिक्रीज होता रहता है, ठीक। नेक्स्ट है, इन द वेंचुरीमीटर कोन एंगल कन्वर्जेंस साइड इज। देखिए, वेंचुरीमीटर की अगर बात कीजिए तो वेंचुरीमीटर आपका क्या होता है? कुछ लाइक दिस टाइप्स होता है। तो ये आपका कन्वर्जेंस है और ये आपका डाइवर्जेंस। तो कन्वर्जेंस जो एंगल होता है अप्रोक्सीमेट 20 डिग्री होता है, और ये आपका डाइवर्जेंस एंगल होता है वो 5 to 7 डिग्री होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि कन्वर्जेंस इज मोर देन कन्वर्जेंस एंगल इज मोर देन द डाइवर्जेंस एंगल, तो ग्रेटर देन द डाइवर्जेंस एंगल। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107, इन द पाइप व्हेन द वॉल्व इज क्लोज सडनली। वॉल्व अगर आप सडनली क्लोज कर देंगे, कोई आपका पाइप है और हमने आपको वॉल्व को सडनली क्लोज कर दिया, तो सडनली क्लोज करने की वजह से वाटर का जो इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जो प्रेशर पड़ता है, वो हाई इंटेंसिटी प्रेशर जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो हाई इंटेंसिटी जनरेट हो जाता है, तो पाइप के में क्या, ये पाइप है आपका, ये पाइप है, तो इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब ये जो स्ट्रेस होता है जो सरफेस पे लगता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस कौन सा होता है? ये, ठीक है। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस दोनों पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहने का मतलब है दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो वो दो बोथ मतलब लॉन्गिट्यूडनल एंड सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आर बोथ डेवलप्ड, ठीक है। देखिए, इंट्रेंस लेंथ जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअली जब पाइप में वाटर जो फ्लो होता है या कहीं से इंटर करता हुआ है, वाटर जब इंटर करता है और इंटर करने के बाद एकदम तो एक फ्लो में कंडीशन में नहीं आता है, या अपनी फुल, या अपनी कह सकते हैं कि कांस्टेंट फ्लो में तो नहीं आता है, तो कुछ टाइम लगता है, कुछ लेंथ यहाँ तक हो जाती है, जिससे कि वो अपनी फुली स्टेज में या फुली डेवलप्ड हो जाती है, फुली डेवलप्ड की फॉर्म में आ जाती है। दैट मीन उसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस लेंथ को ही क्या कहते हैं आपको? ये इंट्रेंस लेंथ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंट्रेंस लेंथ बोलते हैं इसको। तो आपका देखेंगे लेमिनार फ्लोज में इंट्रेंस लेंथ नहीं बनता है, और आपका टर्बुलेंस लेंथ में इंट्रेंस फ्लो बनता है। तो इस तरीके से, और वेलोसिटी फ्लो की अगर बात करें तो वेलोसिटी फ्लो किस तरीके से बनता है? जैसे आपका ये एंट्रिंग हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी फ्लो कुछ इस टाइप से होगा, फिर उसके बाद फिर कुछ इस टाइप से होगा, और फिर फाइनली ये कांस्टेंट चलता रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो आपका इंटरिंग लेंथ होगी। तो इंटरिंग लेंथ बेसिकली आप समझ गए होगे कि इंटर कैसे करते हैं। वाटर जब इंटर करता है तो हमारा फुल स्टेज में पहुँचते पहुँचते कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम लगता है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंट्रेंस लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और आपको बताएं कि इंट्रेंस लेंथ लेमिनार फ्लो के लिए जो इंट्रेंस लेंथ होता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है 0.06 रेनॉल्ड्स नंबर इंटू डी, डायमीटर ऑफ द पाइप। और आपका अगर ये लेमिनार फ्लो के लिए है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि टर्बुलेंस फ्लो के लिए तो वो जो होता है कि 4.4 डी और आर ई, रेनॉल्ड्स नंबर की होल पावर 1/6, ये होता है टर्बुलेंस फ्लो के लिए। तो दोनों आपको फॉर्मूले याद रखनी है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली पूछा क्या गया है इसमें? अच्छा, इसमें पूछा गया है कि आपका टर्बुलेंस फ्लो में कितना होगा वैल्यूज़। तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लेमिनार फ्लो की जो इंट्रेंस लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है या टर्बुलेंस फ्लो की। तो लेमिनार फ्लो की जो है, लेमिनार फ्लो की जो लेमिनार फ्लो की जो इंट्रेंस लेंथ होती है
वो मच मोर देन ट्रांस टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा बात ये है कि इसमें जो ऑप्शंस होगा वो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो टर्बुलेंट फ्लो की जो वो अप्रॉक्सीमेट और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज पुट करने के बाद अप्रॉक्सीमेट 50D के आसपास आ जाती है वैल्यूज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेस फेल्यूर अकर। तो वेस फेल्यूर कब अकर होता है? देखिए, एक होता है स्लो फेल्यूर, वेस फेल्यूर होता है कुछ, ठीक है, और उसके बाद होता है टो फेल्यूर। ये आपका फाउंडेशंस के फेल्यूर होते हैं, ठीक है, कुछ फाउंडेशन के फेल्यूर होते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा है कि सॉइल बिलो द टो इज रिलेटिवली वीक। इसका मतलब आपकी जो फाउंडेशंस बनी हुई है, ठीक है, फाउंडेशन बनी है, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे बेस हो गया। तो इसके जो नीचे है वो वीक कहा गया है और इसके नीचे स्ट्रॉन्ग कहा गया है। तो ऐसे इस टाइप की जो फ्लो, इस टाइप का जो, और इसका जो स्लोप होता है वो फ्लैट होता है। दैट मीन इस टाइप के जो फेल्योर होता है वो क्या कहलाता है? वेस फेल्योर। क्या कहलाता है? वेस फेल्योर, ठीक। और अब बात करेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है सॉइल इन अपर। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, बट आगे देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है। सॉइल इन द अपर पार्ट इज रिलेटिवली वीक एंड लोअर पार्ट ऑफ द रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। अगर लोअर पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, और ऊपर वाला आपका वीक रहता है, ठीक है, और इसमें और बोला है कि स्लोप एंगल इज हायर, जो इसका स्लोप एंगल होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वेस फेल्योर में। तो इस टाइप का जो फेल्योर होता है वो उसको बोलते हैं स्लोप फेल्योर, स्लोप फेल्योर, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट बात करें, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी है द स्लोप एंगल इज ग्रेटर देन 53। ये तो स्टैंडर्ड डेटा है आपको 53 एंड मोर देन 53 होता है। और सॉइल इज होमोजीनियस लोअर एंड अपर पार्ट, मतलब दोनों जगह पे आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, होमोजीनियस रहती है, चाहे आप फाउंडेशन के नीचे देखें और चाहे आप ऊपर देखें। तो आपका जो है ये, और इसमें लिखा है फेल्यूर सरफेस पासिस थ्रू आउट द टो। तो ये और दोनों मिला के, इन दोनों की जो कंडीशंस है वो उस टाइप के जो फेल्यूर कहलाता है वो कहलाता है टो फेल्यूर, ठीक, याद रखिएगा, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शेयर फेल्यूर इज नोन एज। देखिए, हाँ, तो द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शेयर फेल्यूर इज नोन एज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम प्रेशर एट विच इट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी फेल्यूर। देखो, आपका जो भी प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है, और उसका शेयर फेल्योर होने से पहले, शेयर फेल्योर जो यहाँ पे फेल्योर होता है, शेयर फेल्योर होने से पहले जो मैक्सिमम लोड अप्लाइड करते हैं पी मैक्स, कब तक? जब तक बिफोर द डेवलप द शेयर फेल्योर। तो इससे पहले का जो लोड होता है उसे क्या कहते हैं? अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेट अल्टीमेट वेयरिंग कैसे भी क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड, ओके। तो नेट अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी में कुछ हम पार्ट को रिड्यूस कर देते हैं, दैट इज नेट अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी। नेट प्रेशर किसे कहते हैं? उसी टाइप का जो होता है, जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं उसको भी बोलते हैं नेट प्रेशर। प्रेशर और विथ फैक्टर दैट इज कॉल्ड द नेट प्रेशर। एंड ग्रॉस प्रेशर किसे कहते हैं? ग्रॉस प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर इंक्लूडेड द ऑल दी लोडेड, दैट मीन आपका जो सरचार्ज वगैरह भी आपको इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, तो ग्रॉस प्रेशर आपका वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो 1010 का जो ऑप्शन है वी, ठीक है। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज, रिलेटिव डेंसिटी पूछा गया है। तो रिलेटिव डेंसिटी, देखिए, कभी रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है, इसको डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को मतलब डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। दो तरीके से पूछा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है ई मैक्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई मैक्स, ई ई नॉर्मल है ये आपका, ई मैक्स अपॉन माइनस ई मैक्स ई मिनिमम। तो ई मैक्स माइनस ई नॉर्मल, ई मैक्स इन ई
मिनिमम। तो ये फॉर्मूला होता है आपका, इसमें कौन सा, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो दैट इज वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ वैल्यूज़ गिवन दी जाती हैं आपका, जैसे आपका कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं अकॉर्डिंग टू द सॉइल, कि सॉइल कितनी वैल्यू पे स्ट्रांग होगी और आपका कितना डेंस होगी, कितना आपकी लूज होगी। तो इस तरीके से आपकी वो वैल्यूज़ भी याद रखेंगे, वो बताएंगे किसी वीडियोज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। The porosity of the soil sample is 0.4 and then the void ratio of the soil is, ठीक है, void ratio पूछा गया है, पोरोसिटी आपको गिवन है, दैट इज पोरोसिटी आपको गिवन है n, तो रिलेशनशिप बिटवीन द पोरोसिटी एंड void क्या होता है, पोरोसिटी एंड void, ठीक है, n इजकल टू होता है, क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको, हाँ पोरोसिटी आप n आपको गिवन है, तो E इजकल टू होता है n अपॉन 1 माइनस एन, याद रखिएगा। और अगर आपको पूछा जाता है कि वाइड रेशियो क्या होता है, तो क्या करेंगे, सिंपल n इजकल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। दोनों फॉर्मूले बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो अगर हम देखेंगे इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे कितना, 0.40 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.40, तो आप सॉल्व करेंगे इसको, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 0.67, ठीक है, 0.67। तो डी ऑप्शन आज का सही हो जाएगा। 113 द वाइड रेशियो इज नॉन एज, अच्छा द वाइड रेशियो इज नॉन, वाइड रेशियो आपको गिवन है ई, ठीक है, और द D10, डी इज द इफेक्टिव साइज D10, ठीक है। तो ई और डी में आपका रिलेशनशिप पूछा गया, सिंपली आपका ई और डी की में रिलेशनशिप है ई की पावर 1/3 एंड D10, ठीक है, उसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं, बस डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है आपको। 114 द वाइड रेशियो गिवन है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको इतना गिवन है, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ओ सॉरी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, आई सी इजकल टू होता है G-1/1 प्लस ई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सॉइल का, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई सी पूछा जाता है G-1/1 प्लस ई, याद रखिएगा, ठीक है, ये रख लीजिए। देखिए कितना हुआ, जी कितना है आपको दिया है 2.65 माइनस G-1 अपॉन 1 प्लस ई की वैल्यू आपका 0.65। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाई, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाई, बहुत आसान क्वेश्चन, एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 117, if the initial dissolved oxygen of the CVS sample is 6 milligram per liter and final dissolved oxygen 2 milligram per liter, और आपका डाइल्यूशन दिया है 1% एंड देन दी VOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का फॉर्मूला होता है इनिशियल क्या चीज़, डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल, और इनटू में होता है आपका क्या होता है 100 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन सोल्यूशन, जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है उसका परसेंटेज कितना दिया है, परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन सोल्यूशन कह सकते हैं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 1% है, तो 1 का 1 डिवाइड कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा 400। तो आंसर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Vs is of the settling velocity and V naught is the overflow velocity, then the particle will settle in the vertical settling tank, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि आपका सेटलिंग वेलोसिटी Vs का फॉर्मूला पूछा जाता है बहुत, तो इसका फॉर्मूला होता है G-1, आपको लिख देते हैं एडवांस में, G-1 गामा W इंटू डी स्क्वायर, डी इज द पार्टिकल साइज, डी स्मॉल डी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर डी स्क्वायर 18 म्यू, ठीक है, म्यू इज द विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फार्मूला आपका सेटलिंग वेलोसिटी का होता है। तो ये बेसिकली पूछा नहीं गया, फिलहाल पूछा जा सकता है फार्मूला डायरेक्टली। तो क्या करते हैं, Vs इज द वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी
और वी नॉट इज़ अ ओवरफ्लो वेलोसिटी, देन द पार्टिकल विल सेटल इन द, पार्टिकल अगर सेटल कर जाता है तो इसका मतलब द सेटलिंग वेलोसिटी इज मोर देन इक्वल वी नॉट होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा है कंडीशन तो इसमें 100% जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाएंगे। और अगर आपका वी एस इज लेस देन अ वी नॉट, दैट मीन 0% ऑफ पार्टिकल्स इज रिमूवल, तो आपके कोई भी पार्टिकल रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्रेशन टेस्ट ऑन द रोड इज एग्रीगेट। तो एब्रेशन टेस्ट के लिए आपका क्या करते हैं, हार्डनेस निकालते हैं। एब्रेशन टेस्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं कि हार्डनेस निकालने के लिए, हार्डनेस ऑफ द स्टोन। ठीक है, तो सिंपल वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 120 अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी और आपका कैनेडी थ्योरी, ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताया गया है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो R इजकल टू 2/5 वी स्क्वायर बाई एफ, याद रख लीजिएगा, रट लो फॉर्मूला इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इफ़ द एवरेज डेली वाटर कंजम्पशंस ऑफ द सिटी इज़ 1000 क्यूबिक, मतलब आपका डिस्चार्ज दिया है 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब सॉरी, हाँ मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड द पीक आवरली डिमांड विल बी, पीक आवरली डिमांड पूछा गया है इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है पीक आवरली डिमांड का, पीक आवरली डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2.7 इंटू डिस्चार्ज अपॉन 24। ठीक है, 24 आवर वाला है तो 2.7 इसमें फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका अप्रॉक्सीमेट कितना आंसर हो जाएगा 2.7 इंटू 1000 डिवाइड बाई 24। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका 112.5 आएगा। ठीक है, तो इसका 11, हाँ ये अप्रॉक्सीमेट वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 122, द एवरेज वीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 फॉर द डोमेस्टिक सीवेज इज, कितना होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला है अपना 1 लाइनर क्वेश्चन से, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 0.08 किलोग्राम पर डे पर पर्सन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि VOD5 एवरेज VOD जो डिमांड होती है डोमेस्टिक सीवेज के लिए वो कितनी होती है 0.08 किलोग्राम पर डे पर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिमम DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन्स एंड प्रिस्क्राइब द रिवर स्ट्रीम अवॉइड द फिश किल। अगर आपको फिश नहीं मारना है, फिश अवॉइड द फिश किलिंग के लिए, तो आपका जो है एक्सेप्टेबल वैल्यू आपकी कितनी होगी ऑक्सीजन डिमांड की, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन की, वो होगी आपकी 4 ppm पार्ट पर मिलियन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एक्सप्रेशंस ऑफ यूलर्स लोड एक्शन ऑन द कॉलम विच हैज़ वन ऑफ द फिक्स्ड एंड अदर इज अ फ्री। देखिए आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन आपका, अगर आपका सोम से क्वेश्चन आता है कॉलम से तो ये जरूर पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो क्या होता है कि यूलर्स फार्मूला जो वर्किंग लोड होता है, यूलर्स का जो वर्किंग लोड होता है पी यूलर्स इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई ऑफ एल इफेक्टिव, याद कर लीजिए अगर याद नहीं है, याद होगा मैक्सिमम आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका जो वर्किंग लोड का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर EI बाई एल इफेक्टिव होल स्क्वायर। एल इफेक्टिव अदर केसेस में अलग अलग होता है, जैसे कि आपने पहले इसमें जो कंडीशन दी है वो लिखा देते हैं वन फिक्स्ड अदर इज फ्री। अदर फ्री अगर रहते होता है तो इसके लिए इसकी लेंथ L है तो इसके लिए केस ये बनता है। ठीक है, जो आपका इसका वर्कलिंग लोड होता है, वर्कलिंग आपकी लेंथ होती है वो ये हो जाती है। तो एल इफेक्टिव लेंथ जो बनेगी वो कितनी बनेगी, एल इफेक्टिव इजकल टू 2L। ठीक है, अभी यहाँ पे 2L रख दीजिए, एल इफेक्टिव जगह पे 4L हो जाएगा। तो आप PE इजकल टू पाई स्क्वायर EI बाई 4L स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, वी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कि अगर दूसरा केस दिया जाता है तो आपका एक फिक्स दिया है, दूसरा आपका हिंज दिया है। ठीक है, तो वो इस तरीके केस बनता है और इसकी वैल्यूज होती है एल इफेक्टिव इजकल टू LY√2, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर आपको केस दिया जाता है कि पहला फिक्स दिया जाता है और दूसरा आपका क्या करते हैं, दोनों आपको फिक्स दिए जाते हैं, तो क्या केस बनता है इस तरीके से यहाँ पे, और ये लेंथ जो है आपको दिख रहा है कि इससे कम है
इस वाले से कम है तो इस वाले से कम है, मतलब L/2 है, तो L इफेक्टिव इक्वल टू L/2। और आप बात करते हैं नेक्स्ट हिंज की, दोनों आप दोनों तरफ अगर हिंज होता है दोनों एंड पे तो क्या करते हैं इस तरीके से बनता है, तो इसकी लेंथ L है तो L इफेक्टिव की लेंथ भी L ही हो जाएगा, L इफेक्टिव इक्वल टू L। तो आप ये याद रखिए सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है किसमें, यूलर्स बकलिंग लोड पे, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूलेज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व आपने बताया था आपको, ट्रांजिशन कर्व जो है आपका ये आपको दिया है LC, ट्रांजिशन कर्व दिया है आपको, R इसका रेडियस ऑफ दिया है, क्या पूछा क्या गया है, अच्छा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इन्वर्सली, तो शिफ्ट पूछा गया है, क्या होता है शिफ्ट, आपको बताया था शिफ्ट क्या होता है कि जब आप स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर लाइन के बीच में जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो सर्कुलर लाइन से कितना शिफ्ट किया जाए तो हमारा जो है रोड एक सही रोड आपको बन जाएगा। तो दैट मीन आपका शिफ्ट होता है, जैसे आपका ये पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे सर्कुलर अगर हम बना दिया तो सर्कुलर में आपको अनकंफर्ट रहता है, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजिशन कर्व जो प्रोवाइड करते हैं अप टू द सर्कुलर कर्व, जब आपका सर्कुलर कर्व आ जाता है ऊपर भी तो दोनों तरफ आपको ये जो प्रोवाइड किया गया है, इतना जो शिफ्ट हुआ है, यहाँ तो जीरो से स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होता है, जीरो होता है, फिर यहाँ जीरो से वो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम के बाद फिर आपका डिक्रीज करने लगता है, दैट मीन यही शिफ्ट होता है आपका। और शिफ्ट की जो वैल्यूज़ होती है वो कितना होता है, शिफ्ट की वैल्यूज़ होती है LC²/24R, ठीक है, LC², तो एल का मतलब ट्रांजिशन कर्व का, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ट्रांजिशन कर्व और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, ठीक है। तो आपका R L² V इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लोज ट्रेवर्स द एल्जेब्रिक सिस्टम ऑफ डिपार्चर एंड लैटिट्यूड, सर्वे का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिपार्चर और लैटिट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।